कॉफ़ी हाउस की छत पर खड़ा हूँ मैं और आज जो हमारे साथ हैं नेशनल दस्तक के साथ बात करने के लिए वो नाम बहुत चिर परिचित नाम है। दलित साहित्य बहुजन साहित्य में इनका नाम जो है बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। चौथीराम यादव साहब हमारे साथ हैं। इनके परिचय में इससे अधिक कह नहीं सकता। खैर, चौथीराम यादव के साथ आज हम बात करते हैं और क्या है दलित साहित्य, दलित विमर्श क्या है। दलित विमर्श को लेकर आजकल नाटकों में, फिल्मों में, साहित्य में दलित विमर्श लगता है कि राजेंद्र यादव साहब के समय आया था। उसके बाद लगातार इस विमर्श को आगे बढ़ाने में और इस पूरी दलित विमर्श की क्रांति को आगे बढ़ाने में जो लोग रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर चौथीराम यादव साहब हैं। इनसे हम इस सवाल के साथ शुरुआत करते हैं कि आखिर क्या है सर दलित विमर्श। देखिए, दलित की वैचारिकी थी, उस वैचारिकी के आधार पर दलित साहित्य लिखा गया और जो परंपरावादी थे, जो यथास्थितवादी थे, उन लोगों ने इसका घोर विरोध किया, क्योंकि जो वंचित समुदाय की जो 3/4 आबादी है उससे आने वाले लेखकों को एकदम हमेशा हाशिए पर रखा गया। जो जात व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, सांप्रदायिकता, इसका विरोध करते रहे और एक प्रतिरोध की संस्कृति के वाहक रहे और जो एक प्रकार से लोक धर्मी साहित्य रचते रहे, लोकवादी साहित्य रचते रहे, उनको हमेशा हाशिए पर रखा गया। ये आज का जो दलित साहित्य है, उस दलित आंदोलन के बाद, जैसे डॉक्टर अंबेडकर का जो दलित आंदोलन शुरू हुआ और फुले का जो शुरू हुआ था, तो उसके प्रभाव में ले दे करके इन लोगों ने सामाजिक मुक्ति के सवाल को, जो कि वंचित समाज या बहुजन समाज कहिए, उसमें ख़ास तौर से जो एकदम जो अनटचेबल हैं, उनकी समस्याओं को लेते हुए एक प्रकार से यह जो उनका अपना आंदोलन था उसको विकसित किया। जो वर्ण व्यवस्थावादी थे, जो बराबर चाहते थे कि यह जात व्यवस्था कभी न टूटे, अभी भी चाहते हैं वर्ण व्यवस्था न टूटे, जात व्यवस्था न टूटे, ताकि उनकी श्रेष्ठता का दम्भ जो है बराबर बना रहे, जिसके द्वारा हमेशा शोषण किया। ये जागरूकता जो आई है और उसमें जो विमर्श शुरू हुआ, ये विमर्श जो उत्तर आधुनिकता है, पोस्ट मॉडर्निज्म, उसमें यह दिया कि जो कुछ बातें उसकी बड़ी वैसी हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हाशिए का समाज था उसको कम से कम मुख्य धारा में आने का उसने मौका दिया और जो आलोचना का बना बनाया पैटर्न था उसको तोड़ा कि आलोचना निर्णायक होती थी। रामचंद्र शुक्ल ने यह निर्णय दे दिया तो बस हुआ, आप तो आगे हो गया। उन्होंने कहा कि अब आलोचना या समालोचना निर्णय या फैसला नहीं है, यह विमर्श है, बातचीत है, ठीक है ना। हम डिस्कस करेंगे, डिस्कोर्स करेंगे। जो आपने लिख दिया निर्णायक कैसे हो जाएगा? उसमें आपने अपनी एक दृष्टि से लिखी। हमारी सारी हिंदी की आलोचना सवर्ण मानसिकता से लिखी गई है, तो अगर हम उसको दलित दृष्टि से देखेंगे, डिस्कोर्स करेंगे, तो सब मामला उलट जाएगा। तो उत्तर आधुनिकता ने यह स्पेस दिया विमर्शों को विकसित होने में। अब हम अपनी आलोचना में देखें तो रामचंद्र शुक्ल की आलोचना निर्णायक आलोचना है। मैं ऐसा मानता हूँ, मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी उसको विमर्शवादी आलोचना, हिंदी में कम से कम उस विमर्श वाले मूलक को पकड़ा है और वह रामचंद्र शुक्ल से विवाद नहीं बल्कि विमर्श करते हैं, बातचीत करते हैं और कई जगह उनसे अपनी असहमतियाँ जाहिर करते हैं। तो विमर्श इतना छोटा मोटा नहीं है, बल्कि जो परंपरावादी थे, एक पैटर्न वाली आलोचना, एक फैसला वाले जो उसमें थे, उन लोगों ने इसको छोटा बताने के लिए अपमानजनक ढंग से लिया कि यार ये दलित विमर्श क्या, स्त्री विमर्श क्या, दलित साहित्य क्या, स्त्री साहित्य क्या, साहित्य तो साहित्य होता है, कैसा दलित साहित्य कैसा यह है। तो ये जो स्थितियाँ उन्होंने पैदा की, वो अपने चीज़ को इसे एक प्रकार से विरोध का एक बड़ा भोंडा तरीका था। अगर आपने उनके सवालों को शिद्दत से उठाया होता, उनके अधिकारों की बात की होती, यही नहीं बल्कि मार्क्सवादी आलोचक भी, जो प्रगतिशील आलोचक थे, अगर उन लोगों ने भी इनके सवालों को ठीक से उठाया होता तो 21वीं शताब्दी में अलग से शायद दलित आंदोलन या नारीवादी आंदोलन की आवश्यकता न पड़ती। अगर अम्बेडकर की बातों को गांधी जी ने माना होता, नेहरू जी ने माना होता और उसी समय जो उन्होंने सामाजिक मुक्ति का सवाल उठाया था या डांगे के साथ जो उनका विवाद था, तो उसको माना गया होता, तो हमारी जो आज़ादी की बात, वो जो चीज़ें आईं उसमें वह शामिल होता। लेकिन अम्बेडकर ने उसी समय कहा कि जो आपका जिस आज़ादी को आप प्राप्त करेंगे उसमें दलितों के लिए, स्त्रियों के लिए क्या स्पेस होगा, क्योंकि उनकी गुलामी साम्राज्यवाद की गुलामी नहीं है, उनकी गुलामी सामंतवाद की गुलामी है, जो हजारों साल से उनके गुलाम रहे हैं। अम्बेडकर ने यही कहा गांधी जी से कि उनको, तिलक को संबोधित करते हुए कहा
कि आज अपनी आज़ादी गंवाकर इन्हें इस बात का एहसास हुआ है कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या कभी यह भी सोचा कि हजारों साल से सवर्णों की गुलामी से मुक्त होना दलितों का भी जन्म सिद्ध अधिकार है? तो बेसिक सवाल अंबेडकर उठा रहे थे। आगे भारत कैसा बनेगा यह उनकी दृष्टि में था, और गांधी नेहरू की दृष्टि में तत्काल का भारत था कि अंग्रेज जाएं और सत्ता हमारे हाथ में आए। लेकिन सर साहित्य जैसी पवित्र चीज में आप लोग जाति की बात करके, दलित डाल के, ये कहीं आप साहित्य की पवित्रता तो भंग नहीं कर रहे? नहीं, देखिए, साहित्य पवित्रता अपने आप में बड़ा भ्रामक शब्द है। जो इनके तमाम धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं उन पर पवित्रता का मुलम्मा चढ़ा करके आम आदमी के ऊपर लादा गया है। शुद्धता, पवित्रता, रामचंद्र शुक्ल भी कहेंगे साहित्यकारों की भाषा संस्कृत वाणी, संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय की होनी चाहिए। लेकिन जो संत कवि हैं, दलित कवि हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी भाषा तो बड़ी सीधी सादी भाषा है। जो भाषा बोली जाती है उसी भाषा में लिखा, और आप उसको साहित्य ही नहीं मानोगे। तो शुद्धतावाद और पवित्रता का मुलम्मा तो वे लोग चढ़ाते हैं ना, हम उसको तोड़ रहे हैं। वे जातिवाद को बरकरार रखना चाहते हैं, हम उस जातिवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, तो हमको जातिवादी कहते दें। आप अब देख लीजिए इस समय का हमारा जो वर्तमान माहौल है, जो उस आज़ादी की लड़ाई में राष्ट्रवाद के निर्माण में जिनकी रत्ती भर भी भूमिका नहीं रही, आज वो अपने को देशभक्त कहते हैं, और जो फाइटर्स ऑफ फ्रीडम रहे हैं उनके अनुयायियों को अब देशद्रोही घोषित कर देते हैं। अगर आप सच की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे, तो उसको अन्याय कह देंगे। आपको पाकिस्तान का रास्ता बताएंगे, आपको उसका बनाएंगे। पुराणकारों ने भी यही कहा था, दंडी मुंडी बुद्ध के लिए कहा गया था, और बुद्ध का आंदोलन को ख़त्म करने के लिए राम और कृष्ण के अवतार की कल्पना की थी। तो ये बराबर षड्यंत्र करते रहे हैं, और जो बहुजन समाज के जो नायक रहे, जो उनके चिंतक रहे, जो उनके विचारक रहे हैं, उनको बराबर उसमें से करते हैं। आप यह बताइए कि बुद्ध सवर्ण समाज में क्यों ग्राह्य नहीं हुए? सवर्ण समाज में नहीं लिया। बुद्ध गए कहाँ? पिछड़े समाज में गए, दलित समाज में गए, क्योंकि वो मानवतावाद की बात करते थे, जन पक्षधरता की बात करते थे, उनके साथ खड़े थे। और जो शंकर और कुमारी वगैरह से वेदांती ब्राह्मण जो लोग हैं वो सत्ता के साथ खड़े थे, वर्ण व्यवस्था के समर्थन में लगे थे, है? तो ये चीज़ें, ये जो चिंतन परंपराएं हैं वो उसका बराबर द्वंद्वात्मक विकास हुआ है। एक तरफ वर्णवादी मान्यताओं को मानने वाले और दूसरी तरफ उसका विरोध करने वाले। जितनी पुरानी वर्ण व्यवस्था है उतनी ही पुरानी उसके विरोध की परंपरा है। लेकिन जिस दलित विमर्श की बात कर रहे हैं सर आप लोग, वो दलित विमर्श अपने शैशव काल में है, यौवन काल में है, या फिर पूरी तरह से परिपक्व हो चुका है? देखिए, महाराष्ट्र में तो लगभग परिपक्वता पर रखने आ गया था। हमारे हिंदी बेल्ट में वह दलित विमर्श या दलित साहित्य या दलित चेतना काफ़ी बाद में आई। जैसे हिंदी नवजागरण हमारे साल महाराष्ट्र के नवजागरण या बंगाल के नवजागरण से लगभग 40 साल बाद आया, उसी तरह से दलित जो नवजागरण है वह भी काफ़ी बाद में आया। कारण यह है कि डॉक्टर अंबेडकर को हिंदी क्षेत्र में आने ही नहीं दिया गया। गांधी जी ने कहा अछूतों का मामला हम खुद उठा रहे हैं, अछूतोद्धार की बात कर रहे हैं, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। उनके आंदोलन को डिफ्यूज़ करने के लिए, स्वामी अछूतानंद का आंदोलन चल रहा था, उनको डिफ्यूज़ करने के लिए ये लोगों ने तरह तरह के प्रयास किए थे, और उनका मुद्दा हम उठाएंगे, हम उनके लिए यह सब करेंगे। लेकिन वे सब चीज़ें उस ढंग से हुई नहीं। जो चीज़ें, जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो भोगा उनका यथार्थ है, वह मैला ढोने की परंपरा आज भी मौजूद है। मैला ढोने की परंपरा आज भी मौजूद है। अगर मैला ढोता भारत हमारे देश में मौजूद है तो आप कैसे कहें कि हमारा देश आज़ाद है? स्त्रियाँ कहाँ आज़ाद हैं? दलित कहाँ आज़ाद हैं? आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देंगे, लेकिन बेटियों के साथ रोज़ बलात्कार हो रहा है। 5 साल की बेटी के साथ भी बलात्कार हो रहा है। महिलाओं के साथ दुनिया भर की चीज़ें चल रही हैं। दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, आपके गोरक्षक उन्हें मार रहे हैं तो आप नाटक करते हैं कि हमारे छात्र पर गोली मारो, उनको मत मारो। जो है ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इसमें से इन पर कोई अंकुश नहीं लगा है। वर्तमान दौर का यह जो दलित विमर्श का आंदोलन है, जिसको आप लोग चलाए हुए हैं साहित्य में, फिल्म में, या फिर जहाँ कहीं भी, तो इसकी प्रगति से आप संतुष्ट हैं? जिस तरह की लड़ाई चल रही है उससे आप संतुष्ट हैं क्या? नहीं, देखिए, संतुष्ट तो इसलिए नहीं है कि अभी यह लड़ाई हमारे कम से कम हिंदी क्षेत्र में इसकी उम्र 50-60 साल है, ठीक है ना। और अपनी आरंभिक अवस्था में कोई भी क्रांतिकारी आंदोलन होता है भटकाव की जरा स्थिति में होता है, चाहे वो कम्युनिस्ट आंदोलन रहा हो, चाहे मैंने कोई भी आंदोलन रहा होगा परिवर्तनकामी। लेकिन अब इसमें ठहराव आया। बहुत सहानुभूत समानुभूत की बात पहले चलती थी, ढंग की बात चलती थी, सीमित था, लेकिन धीरे धीरे अब वो व्यापक हो रहा है, मैच्योरिटी की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जो इसको खारिज किया गया था अपने कलावादी प्रतिमानों के आधार पर, तो हमारा यह दलित साहित्य तो मानव केंद्रित साहित्य है, जीवनवादी साहित्य है। यह कला मूल्यों से संचालित नहीं हुआ, कैसा अलंकार है, कैसी भाषा है, बड़ी परिष्कृत, इससे नहीं संचालित होगा। आम आदमी जो भाषा बोलता है
उसका भाषा का महत्व नहीं, इसका नहीं है, बल्कि उसमें निहितार्थ का महत्व है ना। तो निहित उसका कहना क्या चाहता है, अपनी पीड़ा और अपने दुख दर्द को व्यक्त करना चाहता है, और मनुष्यता उसके मूल केंद्र में है, जीवन उसके मूल केंद्र में है। आपका कलावादी साहित्य उसके केंद्र में देवी हैं, देवता हैं, ईश्वर हैं, जो काल्पनिक हैं, आपने गढ़ रखे हैं उस वर्ण व्यवस्था की जाति व्यवस्था की रक्षा के लिए, उसको तोड़ता है। यही ब्राह्मणवादी विचारधारा है। ब्राह्मणवादी विचारधारा किसी जात से मतलब नहीं है। ब्राह्मणवादी विचारधारा जो जात व्यवस्था को माने, वर्ण व्यवस्था का समर्थन करे, ऊंच नीच का समर्थन करे, वह ब्राह्मणवादी विचारधारा का समर्थक है, चाहे वह दलित हो चाहे वह ब्राह्मण हो। सर, ये जो लड़ाई चल रही है, दलित विमर्श का आपका आंदोलन है, इस पर जो तथाकथित प्रगतिशील लोग हैं, खास करके कम्युनिस्ट लोग, तो उनकी क्या भूमिका है? इस दलित विमर्श, इंडिपेंडेंट दलित विमर्ष को वो स्वीकार करते हैं? इस लड़ाई में वो आपके साथ हैं, विपक्ष में खड़े? कहाँ देख रहे हैं आप उन प्रगतिशील लोगों को? प्रगतिशील आंदोलन से तो मैं खुद भी जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन उनसे बिल्कुल अलग हो जाता हूँ। मेरा उनसे मतभेद इस बात का होता है कि उन्होंने जो मार्क्सवाद का सिद्धांत जो है, मार्क्सवाद एक साइंटिफिक, किसी भी सही या गलत चीज़ को देखने का एक साइंटिफिक नज़रिया है। वह किस दलित को भी लेना, किसी को भी लेना, उससे एक दृष्टि मिलती है। लेकिन जो हमारे यहाँ मार्क्सवादी साहित्य के कर्णधार लोग रहे हैं, साहित्य में चिंतक रहे हैं, आलोचक रहे हैं, या राजनीति में, वो सब जो है लगभग सवर्ण समाज के रहे हैं। जातिवाद की समस्या से उस तरह से ग्रस्त नहीं रहे हैं। इसलिए जातिवाद की समस्या से लड़ना उनका मुख्य नहीं रह गया था। सांप्रदायिक फांसीवाद, पूंजीवाद, इसी पर लड़ते रहे। तो जमीन जो है वह मार्क्सवादी आंदोलन नहीं पकड़ पाया, क्योंकि जमीन तक वह नहीं गए, उनकी समस्याओं को ढंग से नहीं समझा और वर्गीय विश्लेषण करते रहे। वर्ग में बंट गया, मान लिया कि अमीर वर्ग गरीब वर्ग है तो गरीब के पक्ष में खड़े। ये काल्पनिक जैसा लगता है ना। अभी जब जाति व्यवस्था, यानी हमारे जो जातिवाद का विरोध करने वाले दलित लोग हैं, उनके भीतर भी जातिवाद की व्यवस्था जकड़ी हुई है ना, ब्राह्मणवाद जकड़ा हुआ है ना, उनका भेद जकड़ा हुआ। उस जातिवाद के जंजाल को जब तक आप नहीं तोड़ेंगे तब तक वर्ग की कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने डांगे में, अम्बेडकर में इसी बात का मतभेद था। डांगे ने कहा जब पूंजीवाद का विकास हो जाएगा, जातिवाद टूट के खत्म हो जाएगा। अब या तो माना जाए कि हमारे यहाँ पूंजीवाद का विकास नहीं हुआ, या यह माना जाए कि पूंजीवाद का विकास हुआ लेकिन जातिवाद बना हुआ है। अम्बेडकर ने यही कहा कि अगर पूंजीवाद का विकास होता है तब भी जातिवाद पीछा नहीं छोड़ेगा। मान लेते हैं कि जातियां टूट गई, दो वर्ग बन गए, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग। तो गरीब वर्ग में सारे लोग, ब्राह्मण भी होगा, दलित भी होगा, लेकिन गरीब वर्ग में आने वाला दलित जो है अपमानित होगा, और दलित वर्ग में आने वाला ब्राह्मण जो है वह पूजा जाएगा, सम्मानित होगा, और धनाढ़ वर्ग में, अमीर वर्ग में आने वाला दलित जो होगा वह अपमानित ही होगा, है ना। ये कंट्राडिक्शन बराबर है। तो जाति वो पीछा नहीं छोड़ने वाली है। इसलिए जातिवाद जो है, उसका जो विभेद करने वाली प्रवृत्ति है, उसको खात्मा होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वह मार्क्सवादी हो, चाहे वह दलित चिंतक हो, जातिवाद से मुक्त होकर के ही हम उस पर प्रहार कर सकते हैं। डिक्लास हुए बिना जातिवाद का विरोध करना बेमतलब का होता है। गुजरात के ऊना से लेकर मिर्चपुर, गुजरात का ऊना, रोहित बेमुला, ये तो लगातार तब से लेकर अब तक ये जारी ही है। दलित उत्पीड़न की घटनाएं रुकी नहीं है। इसमें आप सरकारों की भूमिका को कैसे देखते हैं सर? सरकार तो बराबर उसके विरोध में खड़े हैं ना। ये जो इस समय विपक्ष नहीं है, राजनीतिक विपक्ष लगभग मान लीजिए, इस समय जो विपक्ष की भूमिका है विश्वविद्यालयों के छात्र निभा रहे हैं, छात्राएं निभा रहे हैं, दलित आंदोलन निभा रहा है, और हमारी जो केंद्रीय सरकार है सबसे ज़्यादा डर या भय उनको इसी से है। इनका बराबर उत्पीड़न, इनका दमन करना बराबर होता है। इसलिए उनका जो उग्र हिंदुत्व को लागू करने का इनका बड़ा पुराना विचार था, आज निषेधम पाकर उग्र हिंदुत्ववाद को लागू किया जा रहा है। और ये जो विश्वविद्यालयों में जो छात्रों के आंदोलन हो रहे हैं, उन्हें बुरी तरह से क्रश किया जा रहा है, मारा भी जा रहा है, साहित्यकारों को धमकाया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। मुरुगन जैसा लेखक कर्नाटक का, उसने लिखा, आज मैं अपने लेखक की मृत्यु की घोषणा करता हूँ। मतलब कदम कदम पर हम लोग कब मार दिए जाएंगे, कब क्या कर दिए जाएंगे, यह भय बना हुआ है। तो सरकार पर प्रभाव तो पड़ा, यानी साहित्यकारों ने अपना पुरस्कार वापस किया, कोई असर नहीं पड़ा। इनके जो तमाम संतरी मंत्री हैं मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ बराबर बोलते रहे, एक शब्द मुख्यमंत्री ने नहीं कहा, प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। लेकिन जब गुजरात का ऊना आंदोलन शुरू हुआ और गुजरात पर बात आ गई, तब पहली बार उन्होंने गुजरात का मुख्यमंत्री बदला। ठीक है, उसके बाद भी वह जब नहीं रुका और आगे तक बढ़ता गया, लाखों की भीड़ यूना में ख़त्म हो गई और गोरक्षकों ने बराबर दलितों की हत्याएं की, तब इनके मुंह से निकला कि भाई ये नकली गोरक्षक हैं तो आप ही के थैली के, आपके विरुद्ध जा रहा था, आप नकली कह दीजिए। विश्व हिंदू परिषद के हैं,
तो और उनसे मदद लेनी हो तो कह दीजिए हमारे यहाँ ही है। तो कहा कि जो गोरक्षक इनको गोली मारेगा, इनकी हत्या करेगा, भाई उनको मत मारो, हमारी छाती पर गोली मारो। अब बताइए कि क्या एक देश का प्रधानमंत्री इतनी मूर्खतापूर्ण बात करे कि अगर गोरक्षक दलितों की हत्या कर रहे हैं तो उनको रिकॉग्नाइज करो और उनको जेल में डालो, उनको दंडित करो, तुम्हारे ऊपर कोई गोली मारने आएगा। ये तो चीज़ को टालने की बात, झूठे विमर्श का सहानुभूति बटोरने की बात हुई वहाँ। और ये एक प्रकार से उग्र हिंदुत्ववाद लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय संविधान को ध्वस्त करना, लोकतंत्र को धज्जियाँ उड़ाना इन्होंने शुरू किया, मनुवादी व्यवस्था लाना इनकी पहली है। आप देखिए सेनापति पुष्यमित्र के संघ के काल में मनुस्मृति लिखी गई और उसी मनुस्मृति काल में सेनापति पुष्यमित्र ने फरमान जाहिर किया था कि एक बौद्ध भिक्षु को सिर काट कर लाओ तो इतनी अशर्फियाँ पाओ। और हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ। रातों रात उनके मठ उजाड़ करके शैव मठों में रूपांतरित हो गए। ये विचारधाराओं का संघर्ष, एक मानवतावादी विचारधारा, दलित पक्षधर विचारधारा का, और उसको लिए मारा गया, काटा गया। आज वही बात जब हुई, कन्हैया के बारे में कहा कि जो कन्हैया की जीभ काट कर लाए कितना 5 लाख पाए, आया था नहीं, और अगर उसका सिर काट करके लाए तो उसको 11 लाख रुपया मिलेगा। या सेनापति पुष्यमित्र के फरमान को देख लीजिए और हमारे भारत केंद्रीय सरकार के फरमान के जो लोग रहे हैं, ये वही प्रक्रियाएं से शुरू हो रही हैं। दलितों को जमीन रखने का अधिकार नहीं है, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। हरियाणा में, राजस्थान में जो जाट हैं वहाँ के संपन्न, उन लोगों ने उनकी ज़मीनों को छीन लिया, ट्रैक्टर से रौंद करके दलितों को मार दिया। वही अधिकार जो चल रहा है कि मनवादी व्यवस्था में इनको ये रखने का अधिकार ही नहीं है। ये जो उत्पीड़न हो रहा है वह उसके खिलाफ हमारा दलित आंदोलन तो चलेगा। और चूँकि ये सरकार अब की बार बहुत ही तानाशाह, एक डिक्टेटेड सरकार के रूप में आई है, इसलिए बुरी तरह उसको क्रश भी कर रही है। तो लड़ाई बड़ी कठिन है और आपके सामने रास्ते दो हैं, या तो आप हिंदू राष्ट्र के पक्ष में जाएं, या तो फिर भारतीय संविधान से निर्मित जो भारतीय राष्ट्र है उसके पक्ष में खड़े हों। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ी चुनौती है। और हम भारतीय राष्ट्र की अस्मिता को बचाने के लिए, उसका जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है उसकी रक्षा के लिए, भारतीय संविधान लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो दलित आंदोलन हो, कोई परिवर्तनकामी आंदोलन। लेकिन ये देखिए ये क्या करते हैं, ये जब बाहर जाते हैं किसका नाम लेते हैं? बुद्ध का, अंबेडकर का, गांधी का, क्योंकि दुनिया इन्हीं को जानती है। भारत इनका भारत है, सेकुलर कंट्री के रूप में दुनिया जानती है। और सेकुलर कंट्री के रूप में किसी न किसी रूप में बुद्ध, अंबेडकर के भी, गांधी वगैरह का नाम रहा है, चाहे जैसे भी रहा। और जब यहाँ आते हैं तो क्या करते हैं, किसका नाम लेंगे? मोहन भागवत का नाम लेंगे वहाँ, या अपने गुरु गोलवलकर का नाम लेंगे? कौन जानती है? अगर हाँ बजरंग, तो दुनिया अगर जानती भी इनको है किस रूप में, आतंकवादी है, ये समाज में तोड़ने वाले हैं, आतंक, इनका नाम नहीं लेंगे। जब ये लंदन में जाएंगे तो गांधी जी की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाएंगे, और जब भारत में लौट कर आएंगे तो गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की प्रतिमा पर फूल। ये दोगली राजनीति, ठीक है ना। तो ये जो बराबर चल रहा है इससे, और केवल जुमले बोलते हैं, केवल फिक्रे बोलते हैं, झूठे पाखंड फैलाते हैं, जैसा पौराणिक करते थे, जैसा सत्ता वाले करते आए हैं, या बराबर वैसे कर रहे हैं। और जनता को सपने दिखा रहे हैं अच्छे दिन आने का, इनका उनका ये सब चल रहा है। तो आंदोलन हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। ये भले वह उस रूप में न चले, भले उसमें अंतर विरोध हैं, आपस में टुकड़े टुकड़े भी हो रहे हैं। सर, आप सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सक्रिय हैं, फेसबुक पर आप लगातार लिखते रहते हैं। ये जो सामाजिक न्याय की लड़ाई चल रही है देश में, उसमें आप सोशल मीडिया की भूमिका को कैसे आंकते हैं? उसमें देखिए सोशल मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो हमारी बात छापेगी ही नहीं। वह केवल 20% लोगों की बात करती है, 80% की बात वह नहीं करती है। 80% के उन लोगों की बात करती है जैसे उसमें से किसी के साथ बलात्कार हो जाए, किसी के साथ इस ढंग की घटना हो जाए, तो उसका जो मार्केट वैल्यू होता है उसके हिसाब से लिखती है। हमारे पर सहानुभूति के नाते वह नहीं लिखती है। इसलिए जो उसका चूँकि पूरा मीडिया हाउस जो है कारपोरेट के कब्जे में है, और कारपोरेट सरकार का सहायक है, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद दोनों का गठबंधन हो चुका है, तो वो हमारी बात सुनी नहीं जाएगी वहाँ से। इसलिए सोशल मीडिया एक ऐसा मंच है, हमारा लोकतांत्रिक मंच है, जहाँ पर अपनी बातों को हम लोकतांत्रिक ढंग से कहते हैं, डिस्कस करते हैं, और उस पर सवाल उठते हैं वहाँ। सर, आज का आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि अंबेडकर को लेकर कांग्रेस कहती है कि अंबेडकर उसके हैं, कम्युनिस्ट कहते हैं कि दलितों की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, अंबेडकर कांग्रेस, कम्युनिस्ट कहते हैं कि उनके हैं, और सबसे अधिक तो आजकल भाजपा और संघ कह रही है कि संघ वाले कह रहे हैं कि अंबेडकर उसके हैं। तो हम जैसे जो विद्यार्थी हैं, हम लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर अंबेडकर किन के हैं? अंबेडकर वंचितों के हैं, और न वह कांग्रेस के हैं, न वह कम्युनिस्टों के हैं, और न इनके तो खैर होने का सवाल ही नहीं है।
क्योंकि अंबेडकर की विचारधारा सबके गले के नीचे नहीं उतरेगी। समाजवादी मानसिकता, कांग्रेस क्या था? कांग्रेस तो सामंतों पूंजीपतियों का गठबंधन था। गांधी जी ने कहा हम आज़ाद भारत में राम राज्य लाएंगे, तो राम राज्य तो सामंती आदर्श पर खड़ा है। रैदास ने कहा था हम जो है बेगमपुरा की कल्पना की, वो कहा कि उनके पास कोई मीडिया ही नहीं है। तो हमारे सामने जो समस्या है वह यह है कि अंबेडकर बहुजन समाज के थे और विरोधी लोग दुष्प्रचार करते हैं कि यह दलितों के थे, यानी उनके महत्व को कम करके आंकना चाहते हैं कि यह केवल, और झगड़ा लाना चाहते हैं कि पिछड़ों और दलितों के बीच में आए कि वो पिछड़ों के नहीं थे और पिछड़े समझे कि हमको अंबेडकर ने क्या दिया है ना। ये लड़ाई के लिए यह बराबर इस्तेमाल करते रहे। और आज जो चुनाव के समय कांग्रेस या कम्युनिस्ट या ये जो कर रहे हैं, केवल चुनावी राजनीति का तबका है और अंबेडकर का नाम भले ले रहे हैं। उनसे अंबेडकर बात से कोई मतलब नहीं है, अंबेडकर की विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस थोड़ी देर के लिए यह कह सकती है क्योंकि उसने अछूतोद्धार का मुद्दा उठाया था, लेकिन वह गलत स्वभावुकता साबित होता है। ये ज़मीनी मुद्दा उठा रहे थे, उनकी सामाजिक मुक्ति का सवाल उठा रहे थे और उसको एक लड़ाई लड़ रहे थे। अंबेडकर ने राजनैतिक आज़ादी का जो लड़ाई थी गांधी नेहरू तिलक का, उसमें साथ नहीं दिया। क्यों? कहते हैं क्योंकि इसलिए कि यह तो सत्ता का हस्तांतरण है। गोरे अंग्रेजों के हाथ से काले अंग्रेजों के हाथ में सत्ता जा रही है, वंचित समाज के हाथ में कहाँ सत्ता आ रही है? उसकी भागीदारी तो नहीं होगी। बड़े संघर्ष हुए थे और इसीलिए यह सामंतवाद की गुलामी से मुक्त होने की लड़ाई लड़ रहे थे, जो पहले फूले लड़ रहे थे। फुले ने गुलामगिरी किताब लिखी थी, सिल्वरी, बड़ी मशहूर किताब थी, जो गांधी जी के हिंद स्वराज के पहले लिखी गई थी। उसका अंग्रेजी में अनुवाद हो चुका था। तो ये लोग हमेशा बराबर, जो 3/4 आबादी वाला है पिछड़ा दलित समाज का मामला, यह सामंतों के उत्पीड़न से मुक्ति का आंदोलन, सामाजिक न्याय की लड़ाई जो है यहाँ खड़ी होती है। साम्राज्यवाद के खिलाफ हमारी सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं है। आज हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई तो वही है जो सत्ता के बैठे हुए हैं, और जो ओबीसी या दलित समाज से भी सत्ता में जाके बैठ गए हैं वे भी हमारे दुश्मन हैं, वे ज़्यादा खतरनाक हैं। अब जैसे उदित राज हों, जैसे रामविलास पासवान हों या अठावले हों, तो हमारे बीच से गए हैं। और अगर उसी ब्राह्मणवादियों के साथ में, पूंजीवादियों के साथ में मिलकर सरकार का जैसा वह चाह रही कहलवा रही है, हम मानते हैं कि उन ब्राह्मणों से ज़्यादा खतरनाक हमारे बीच गए हुए ब्राह्मण हैं। तो इसलिए यह लड़ाई बड़ी दूर की लड़ाई है और इतनी जल्दी वह ख़त्म नहीं होने वाली है। और जातवाद का टूटने का, जब अंबेडकर नहीं तोड़ सके, बुद्ध नहीं तोड़ सके, इतना सब नहीं तोड़ सका, लेकिन उनके आंदोलन को हम बराबर जारी रखें, उसकी जो जटिलता है वह ख़त्म होती रहे, कम से कम इसका टेक होगा ना। अन्यथा तो यह क्या होगा कि एकदम वही स्वीकृत हो जाएगा लेने करके, यह सब रहा। इसलिए जिसको जैसे बुद्ध ने शिथिल किया था, बहुत समानता आई थी, अंबेडकर ने शिथिल किया, उसका वो आया। प्रगतिशीलों ने भी थोड़ा बहुत करने की कोशिश की, लेकिन ज़मीन नहीं पकड़ पाया, इसलिए वो चले गए। हम प्रगतिशीलों ने जो गलती की थी उसको बचाते हुए दलित आंदोलन को उस ढंग से ले चलना चाहेंगे। और मैं तो मार्क्स और अंबेडकर दोनों को लेकर चलता हूँ और दोनों को विरोधी नहीं मानता, बल्कि दोनों को मानता हूँ कि समान धर्मा हैं। लेकिन हमारे वे मार्क्सवादी जो चिंतक थे, जो कुलक समाज से आने वाले लोग थे, उन्होंने उसको ज़मीन नहीं पकड़ने दिया। इसीलिए मैंने कहा कि मार्क्सवाद का आंदोलन जातिवाद से जटिल भारतीय समाज में बिना वाया अंबेडकर गए हुए ही सफल हो सकता है। अंबेडकर को बाईपास करके वह सफल नहीं हो सकता है। बहुत पहले मैंने लिखा, और इसीलिए मैंने लिखा था कि रही होगी 20वीं शताब्दी गांधी नेहरू तिलक के नाम, 21वीं शताब्दी तो फिलहाल डॉक्टर अंबेडकर की शताब्दी है। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर की लड़ाई बड़ी लड़ाई थी। यह नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग द्वितीय की लड़ाई से इसकी हम तुलना करते हैं, गांधी नेहरू तिलक की लड़ाई से नहीं। वे तो राजनीतिक आज़ादी चाहते थे, सत्ता का हस्तांतरण चाहते थे। ये ज़मीनी लड़ाई लड़ रहे थे, जो भारतीय समाज में जातिवाद जकड़ा हुआ है उस पर की, और वे लोग नस्लवाद की लड़ाई, उनकी लड़ाई आसान थी। गोरों के विरोध कालों की लड़ाई थी, काले संगठित थे। हमारे यहाँ तो काले ही लोग हजारों जातियों उपजातियों में बटे हुए हैं, इसलिए उनकी लड़ाई अंबेडकर की उससे ज़्यादा कठिन लड़ाई थी। और मैं मानता हूं कि जब कोई भी भारत में समाज बदलाव का अगर कोई बात बनती है, आंदोलन बनता है, तो दलित आंदोलन ही उसका नेतृत्व करेगा। ये थे हमारे साथ डॉक्टर चौथीराम यादव, जिनका कहना है कि अभी देश में विपक्ष है ही नहीं और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही चौथीराम यादव साहब यह भी कह रहे हैं कि आने वाला समय अंबेडकर का होगा। कैमरामैन रैन के साथ ओम सुधा, कॉफ़ी हाउस, नई दिल्ली।